हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। इससे पहली वाली वीडियो पर मैंने DC1 की फुल रिवीजन का पार्ट 1 कराया था, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले कुछ 50 क्वेश्चंस करवाए थे। आज की ये वीडियो उसका पार्ट 2 रहने वाली है, जिसके अंदर मैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस आपको कवर करवाने वाली हूँ। अगर आपने पहली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। और इसके वीडियो सेक्शन पर जैसे ही आप जाओगे आपको ये DC1 फुल रिवीजन दिख रही है पार्ट 1, तो इसे फटाफट से देख लेना। बाकी ये हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस में इस चैनल पर डाल रही हूँ। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। बहुत ही सच्चे दिल से मैं यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ और बहुत ही सच्चे दिल से आपको पढ़ना है ताकि आप अच्छे मार्क्स लेकर आओ। ठीक है जी, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 50 तक हम कर चुके थे, आज बारी है 51 से स्टार्ट करने की। ये वीडियो इंग्लिश, हिंदी और ओडिया मीडियम में रहने वाली है, तो आप जिस भी मीडियम में कंफर्टेबल हो ये वीडियो आपको मदद करेगी। ये तैयारी है 90 प्लस लाने की, ये तैयारी है बिल्कुल टॉपर बनने की, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है प्रयास और भूल, ट्रायल एंड एरर का अर्थ है बेसिकली। ट्रायल एंड एरर एक मेथड होता है जिसके अंदर हम खुद सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। खुद सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश कैसे करते हैं? लेट्स सपोज मैंने कोई चीज है, मैं उसको खोलने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे नहीं कर रही हो रहा। मैंने एक तरीका अपना के देखा, नहीं हुआ, फिर मैंने दूसरा तरीका अपना के देखा, तीसरा तरीका अपना के देखा। जब तक मैं करेक्ट आंसर पे नहीं पहुंच जाती, मैं कुछ ना कुछ हिट एंड ट्रायल करती रहूंगी, कुछ करती रहूंगी। ठीक है जी, तो ये हमारी लर्निंग के लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है कि बच्चा अपने दिमाग का यूज करके अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में क्या दिखा रहा है? देखो, ऑप्शंस में दिखा रहा है इंग्लिश में क्या है? ट्रायल एंड एरर मींस पहला मेमोराइजिंग लेसन्स, क्या लेसन्स को याद करना, पाठ याद करना, क्या हिट एंड ट्रायल हुआ? नहीं। ट्राइंग डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, समस्या हल करने के लिए अलग अलग तरीके आजमाना, बिल्कुल सही। अगर मान लो ये रिमोट है, किसी चीज का रिमोट है, मैं इसको खोलने की कोशिश कर रही हूँ, एक तरीके से खोला, नहीं खुल पाया, मैंने दूसरा तरीका सोचा, तीसरा तरीका सोचा, चौथा तरीका सोचा। तो ये हम जो तरीके अलग अलग यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर। ठीक है जी, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी भी क्यों गलत है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। आस्किंग अदर्स फॉर आंसर्स, दूसरों से उत्तर पूछना कभी भी हिट एंड ट्रायल नहीं होता, गलत। सॉल्विंग वंस विदाउट चेंज, एक ही बारी में सॉल्व कर लेना विदाउट चेंज, बिना बदले एक बार हल कर लेना, ये हिट एंड ट्रायल, ट्रायल एंड एरर का एग्जाम्पल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया बी। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, जो कि चेक करेंगे आपको टीचिंग की कितनी नॉलेज है, टीचिंग के मेथड्स की कितनी नॉलेज है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कारण और प्रभाव की समझ किसके कारण बेहतर होती है? कॉज एंड इफेक्ट अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव्स बिकॉज ऑफ। कॉज एंड इफेक्ट, मैंने ये पेन छोड़ दिया तो ये नीचे गिर गया, ठीक है ना, मैंने ये छोड़ा पेन तभी तो नीचे गिरा ना। कॉज और उसका इफेक्ट, कॉज था मैंने पेन छोड़ा, इफेक्ट ये नीचे गिर गया। ठीक है जी, कारण प्रभाव की समझ किसके कारण बेहतर होती है? इंक्रीज क्राइम, अधिक रोने से क्या आपका वो होगा? कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट कुछ समझ आ रहा है आपको इसमें? नहीं, गलत। मेंटल रिप्रेजेंटेशन, मानसिक प्रतिनिधित्व, बिल्कुल सही, मानसिक प्रतिनिधित्व। अब मैंने देखा प्रभाव कि ये पेन नीचे गिरा हुआ है, तो मैं इसका कॉज सोचूंगी ना कि किस वजह से नीचे गिरा है। या तो मैंने खुद छोड़ दिया होगा, या मेरा छोटा भाई बहन शरारत करके गया होगा, उसने नीचे गिरा दिया होगा। किसी चीज का जो इफेक्ट पड़ा है, हम उसका प्रभाव मतलब कॉज देखेंगे ना, किस वजह से हुआ है। तो ये कैसे, मैं अपना दिमाग ही तो लगाऊंगी ना। मेंटल रिप्रेजेंटेशन, मानसिक प्रतिनिधित्व, इंप्रूव्स बिकॉज ऑफ, कॉज एंड इफेक्ट, हम कॉज और इफेक्ट, कारण और प्रभाव की समस्या
समझ कैसे बेहतर होती है? मानसिक प्रतिनिधित्व से, बेसिकली कि हम कितने अच्छे से सोच पा रहे हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति इससे रिलेटेड नहीं है। पनिशमेंट, दंड भी इससे रिलेटेड नहीं है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? Which example shows a toddler using mental representation to solve a problem? क्या कह रहा है? कौन सा उदाहरण दर्शाता है कि टॉडलर ने मानसिक प्रतिनिधित्व का उपयोग कर समस्या हल की है? किससे पता चल रहा है कि बच्चे ने मेंटल रिप्रेजेंटेशन यूज करके क्या करा है? प्रॉब्लम को सॉल्व करा है। पहला, कीप्स ट्राइंग सेम वे रिपीटेडली, बार बार वही तरीका अपनाना। मैंने देखा मेरा ये रिमोट है, ऐसे कर रही हूँ, खुल नहीं रहा, बार बार ऐसे 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 ही करी जा रही हूँ। जब मुझे पता चल गया इस तरीके से नहीं खुल रहा, तो फिर मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए ना। तो ये तो आपका करेक्ट नहीं है, बिल्कुल गलत है। थिंक, पॉज, देन ट्राइज अ न्यू मेथड, सोचकर, ठहर कर नया तरीका अपनाना। मैंने ये खोलकर देखा रिमोट, मैं ऐसे खोलना चाह रही हूँ, नहीं खुला, मैंने सोचा, रुकी, न्यू मेथड अपनाया, फिर करा। तो बेसिकली ये चीज हमारी दर्शाता है कि हमने मेंटल रिप्रेजेंटेशन, मानसिक प्रतिनिधित्व का उपयोग करा है किसी सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल सही, ठीक है जी। क्राइज फॉर हेल्प, मदद के लिए रोने लग जाता है, गलत, ये तो नहीं हो सकता। कॉपीज अनदर चाइल्ड इमीडिएटली, तुरंत नकल कर लेता है, मैं दूसरे बच्चे को देख के वैसे ही कर लेता हूं, नहीं, ये भी नहीं है, गलत। करेक्ट आंसर हो गया बी। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? 54 नंबर क्वेश्चन। टॉडलर खिलौना टूटा देखकर पूछता है, ये किसने किया? ये दर्शाता है कि अ टॉडलर सीज अ टॉय ब्रोकन एंड आस्क्स हु डिड दिस, किसने किया ये? अब यहां पर क्या पूछ रहे हैं? क्या ये दर्शाता है कि बच्चा लापरवाह है? लापरवाह होता तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि टॉय टूटा है नहीं टूटा, गलत। बच्चा कारण का अनुमान लगाता है, चाइल्ड इंटरफेयर्स कॉज ऑफ इवेंट, ठीक है, कारण जिस वजह से ये टॉय टूटा है उसको जानने की कोशिश कर रहा है, अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल सही। चाइल्ड डिसलाइक्स टॉयज, बच्चा खिलौना पसंद नहीं करता, तो फिर ये क्यों पूछेगा किसने तोड़ा? चाइल्ड इज एंग्री, बच्चा गुस्से में है, नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन हमारा ये है कि ये क्या चीज दर्शा रहा है। दोबारा से देखोगे अगर आप, क्या कह रहा है? सीज अ टॉय एंड आस्क्स हु डिड दिस, किसने किया ये? क्यों? क्योंकि वो इसका आंसर जानना चाह रहा है, कॉज ऑफ इफेक्ट, इसके कारण का अनुमान लगाना चाह रहा है। अब देखो कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो सोचते हैं कि मैडम रटी रटाई चीजें आ जाएंगी। पहले पुराने जमाने में पेपर किस हिसाब से आते थे? पुराने जमाने में ना इस लर्निंग बेस्ड आते थे, किस साल में क्या हुआ, कितनी उम्र में क्या हुआ, किस सेवन में क्या हुआ, किसने क्या दिया। अभी भी आते हैं, लेकिन अब आपका जो पेपर आता है एक बैलेंस तरीके से आता है। बैलेंस तरीके यानी कि जिसके अंदर कुछ लर्निंग बेस्ड होंगे, कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे, कुछ इजी होंगे और कुछ डिफिकल्ट होंगे, ठीक है। तो मैं भी हमारे जो क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ बिल्कुल बैलेंस तरीके से लेकर आ रही हूँ, ताकि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस टैकल करने आ जाए। और ये जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये सबसे आसान होते हैं मार्क्स स्कोर करने के लिए, बस दिमाग के घोड़े को थोड़ा सा तेज दौड़ाना पड़ता है, एंड दैट्स इट। जिस हिसाब से मैं आपको एक एक ऑप्शन समझा रही हूँ, ध्यान रखना। आज ये बात कि आज तुम्हें लगेगा सिमरन मैम फटाफट आंसर बता के आगे बढ़ो ना, लेकिन जिस दिन पेपर करने जाओगे, पेपर कर रहे होगे ना, तो मैं ये जो चिक चिक के डांट डांट के पढ़ा रही हूँ ना, तुम्हारे दिमाग में ये बातें गूंजेंगी, सिमरन मैम ने इस क्वेश्चन में ये बोला था, सिमरन मैम ने इस क्वेश्चन में ये बोला था, ठीक है जी। Why is deferred imitation evidence of mental representation? विलंबित अनुकरण मानसिक प्रतिनिधित्व का परिणाम क्यों है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेफर्ड इमिटेशन क्या होता है।
डेफर्ड इमिटेशन होता है, आज मैंने अपनी मम्मी को रोटी बनाते हुए देखा तो शाम को मैं खुद अकेले किचन में जाके ऐसे ऐसे रोटी बेल रही हूँ, कुछ कुछ एक्टिंग कर रही हूँ। मतलब इमिटेशन में नकल कर रही हूँ लेकिन थोड़े समय के बाद। ठीक है जी। चाइल्ड फोगेट्स क्विकली, बच्चा जल्दी भूल जाता है। मैंने अभी देखा मम्मी को, मैंने से मेरा एग्जाम्पल या मेरा नहीं है, एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल है। लो एक छोटा बच्चा है, उसने अपनी मम्मी को रोटी बनाते हुए देखा और शाम को खुद बनाने की ट्राई कर रहा है। ठीक है जी। बच्चा जल्दी भूल जाता है, बच्चा जल्दी भूल जाता तो वो डेफर्ड इमिटेशन कैसे करेगा, बाद में कैसे ट्राई करेगा। चाइल्ड स्टोर्स रिकॉल्स एक्शन लेटर, बच्चा क्रिया को संग्रहित कर बाद में दोहराता है। मम्मी को देख लिया रोटी बनाते हुए, शाम को अकेले में टाइम मिला, खुद बेलने लग गया। दिस इज डेफर्ड इमिटेशन, बिल्कुल सही। चाइल्ड कॉपीज इमीडिएटली, बच्चा तुरंत नकल करता है, ये डेफर्ड इमिटेशन का एग्जाम्पल नहीं है। चाइल्ड रिफ्यूजेस टू इमिटेशन, बच्चा अनुकरण करने से इनकार ही कर देता है, तो फिर ये उसका एग्जाम्पल कैसे हुआ, गलत। आगे चलते हैं। बच्चे डॉक्टर डॉक्टर या चोर पुलिस जैसे खेल खेलकर बड़ों की नकल करते हैं, ये उनकी डैश दर्शाता है। Children often imitate adults by playing games like Doctor Doctor, Police Thieves. This shows that laziness, कि बच्चे आलस हैं, आलसी हैं, आलसी होते तो फिर वो गेम क्यों खेलते, गलत। एंगर, गुस्सा है तो गेम क्यों खेलेंगे। इमिटेशन टेंडेंसी, अनुकरण की प्रवृत्ति, जी हाँ, छोटे बच्चों के अंदर अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। वो जब भी किसी बड़े को या किसी को भी कुछ भी करते हुए देखते हैं, वो वैसे ही करने लगते हैं। इमिटेशन की उनकी टेंडेंसी होती है। फियरफुलनेस, डर नहीं, डर रहे तो खेलेंगे क्यों, तो सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो गया। 57, अनेक परिवारों में लड़कियों को कम अवसर मुख्य डैश के कारण मिलते हैं। गर्ल्स इन मेनी फैमिलीज गेट फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज मेनली ड्यू टू, अगर आप देखो ये अक्सर कहाँ होता है, जहां पर जेंडर बायसनेस होती है। जेंडर बायसनेस यानी कि हमारे घर में लड़का हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है, उसको हम खाना देंगे, उसको अच्छे कपड़े देंगे, उसको अच्छे टॉयज देंगे, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लड़की हुई है, इसको तो ऐसे ही घर का काम सिखा देंगे, कल को इसकी शादी हो जाएगी और ये चले जाएंगे। जो लोग ये सोच रखते हैं वो अपने घर में जेंडर बायसनेस कर रहे हैं, यानी कि लड़की को कम वैल्यू दे रहे हैं, लड़के को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि बहुत सी फैमिलीज में लड़कियों को कम अपॉर्चुनिटी क्यों मिलती है, क्यों मिलती है, क्योंकि जेंडर बायसनेस होता है, लैंगिक भेदभाव। लड़के को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा रिसोर्सेज, सारी चीजें ज्यादा देते हैं, लड़के को नहीं देते, बिल्कुल सही। एज, उम्र, उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। जिसने अपनी बच्चे के साथ जेंडर बायसनेस करनी है, चाहे वो लड़की 5 साल की हो तब भी उसको टॉयज नहीं देंगे, चाहे वो 10 साल की है तो उसको स्कूल नहीं भेजेंगे। एज का तो कोई लेना देना ही नहीं है। हाइट, हाइट से अपॉर्चुनिटीज का कोई लेना देना नहीं है, गलत। इलनेस, बीमारी भी नहीं, वो जेंडर बायसनेस इज योर करेक्ट आंसर। 58 क्वेश्चन, संयुक्त परिवार में बच्चा सामान्यत कई देखभालकर्ताओं के संबंध विकसित करता है, इससे डैश होता है। इन अ जॉइंट फैमिली a child usually develops bonds with many caregivers. This leads to फर्स्ट ऑप्शन लेस इमोशनल सिक्योरिटी, कम भावनात्मक सुरक्षा, गलत। जॉइंट फैमिली में बच्चे का भावनात्मक सुरक्षा ज्यादा होती है। मम्मी ने डांट दिया, दादी के पास चले गए, दादा के पास चले गए, बुआ के पास चले गए, चाचा के पास चले गए, चाची के पास चले गए, बड़े सारे लोग होते हैं ना, तो फिर क्या होता है, लेस इमोशनल सिक्योरिटी तो नहीं होती। मोर इमोशन, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ी सी स्क्रीन अटक गई। मोर इमोशनल सपोर्ट, अधिक भावनात्मक समर्थन, बिल्कुल सही, अधिक भावनात्मक समर्थन रहता है।
नो अटैचमेंट, कोई लगाव नहीं, गलत। जॉइंट फैमिली में इतने सारे लोग होते हैं, कोई ना कोई आपका फेवरेट जरूर होता है, दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची। जब मम्मी पापा डांट देंगे तो जिसके पास रोते रोते चले जाते हैं ना बच्चे। आइसोलेशन, अलगाव भी नहीं। जॉइंट फैमिली में तो इतने सारे लोग होते हैं, आइसोलेशन का तो पॉइंट ही नहीं बनता। तो मोर इमोशनल सपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। कौन सा कारक यह प्रभावित करता है कि बच्चा बचपन में कौन सी कौशल सीखेगा? विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द टाइप्स ऑफ स्किल्स अ चाइल्ड लर्न्स इन चाइल्डहुड? इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, पारिस्थितिक व वातावरण, मैं किस वातावरण में रह रही हूँ वो डेवलप करेगा कि मतलब एक छोटा बच्चा किस वातावरण में रह रहा है वो डिपेंड करेगा, वो जज करेगा, वो बताएगा कि बच्चा कैसी स्किल सीखेगा। अगर बच्चा ऐसे लोगों के साथ रह रहा है जो कि बहुत गॉड को बिलीव करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो धीरे धीरे उसका भी ध्यान लगेगा कि मैं पाठ पूजा करूं, मेडिटेशन करूं, भगवान का ध्यान करूं। अगर ऐसे लोगों के साथ रहेगा बच्चे जो बहुत पढ़ाई करते हैं, हमेशा पढ़ाई की बातें करते रहते हैं, आसपास के सभी लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है, तो बच्चे को पढ़ाई की हैबिट इनकलकेट होगी। यही कोई बच्चा ऐसे लोगों के साथ रहेगा जो चोरी चकारी करते हैं, गलत काम करते हैं, तो उसके अंदर वैसी स्किल डेवलप होगी। तो ये डेवलप डिपेंड करता है कैसी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में बच्चा रहता है, पारिस्थितिक व वातावरण। बिल्कुल सही। हाइट, कद से कोई लेना देना नहीं है स्किल का। कलर ऑफ आईज, आंखों के रंग से भी कोई लेना देना नहीं है। अब मेरी आंखों का रंग अगर ब्राउन है तो इससे क्या ये पता चल जाएगा कि मैं कौन सी स्किल डेवलप करूंगी? नहीं ना, किसी की काली होती है, किसी की ब्राउन होती है आंखें। इसे स्किल क्या डेवलप करूंगी? ये थोड़ी है कि मेरी आंखें ब्राउन है तो मैं टीचर बन जाऊंगी, है ना? तो ये वेस्ट ऑफ ऑप्शंस है। फेवरेट फूड, पसंदीदा भोजन क्या है, उससे थोड़ी डिसाइड होता है, गलत। 60th क्वेश्चन आप सबको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अगर हम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पहले कर चुके हैं तो आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर समझ आ जाना चाहिए, है ना? आंसर क्या कह रहा है? ग्रोथ मेनली रेफर्स टू, वृद्धि मुख्य रूप से डैश संबंधित है। क्वालिटेटिव चेंजेस, गुणात्मक परिवर्तन नहीं। गुणात्मक परिवर्तन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, विकास से रिलेटेड है। मेजरेबल फिजिकल इंक्रीज, मापी जा सकने वाली शारीरिक वृद्धि। बिल्कुल सही। आज 50 किलो वेट है, कल 55 किलो वेट हो गया। आज 4 फुट 8 इंच है, कल 5 फुट हो गया। ग्रोथ का पार्ट है। फिजिकल टर्म मेजर जिसको कर सकते हैं उसे ग्रोथ, वृद्धि कहते हैं। इमोशनल चेंजेस, भावनात्मक परिवर्तन नहीं। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास नहीं। ग्रोथ मेजर कर सकते हैं, फिजिकल टर्म्स में होती है, क्वांटिटेटिव होती है। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होती है। आगे चलते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन टिप्स पे होना चाहिए, पहले भी पढ़ाया था। क्या पहले भी पढ़ाया था? क्या पहले भी पढ़ाया था? ये क्वेश्चन पढ़ाया था ना पहले। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? द स्टेज फ्रॉम बर्थ टू 2 years इज कॉल्ड इन्फेंसी, शैशवावस्था। क्या? इन्फेंसी, शैशवावस्था। पहले वाले जो 50 क्वेश्चंस करवाए थे उसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? क्या बताया था मैंने? कि 1 महीने के बच्चे को कहते हैं नियोटेट, उसके बाद से लेके 2 साल तक के बच्चे को कहते हैं इन्फेंसी स्टेज, इन्फैंट। अडोलेसेंस, किशोर अवस्था, टीनेज वाली होती है, 13 से मान लो 18 19 तक चलती है, 1-2 साल ऊपर नीचे हो जाती है। अडल्टहुड, जब हम अडल्ट हो जाते हैं, 18+ हो जाते हैं। वयस्कता, मिडिल चाइल्डहुड, मध्य बाल अवस्था। ठीक है, वो चाइल्डहुड के रिलेटेड है। आगे चलते हैं। हमारी स्क्रीन थोड़े से नखरे कर रही है, एग्जाम्स के टाइम है, सह लेते हैं इसके भी नखरे। ठीक है जी।
कौन सी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन दिशा निर्देश बच्चों को खतरनाक कार्य से बचाती है? Which constitutional guideline protects children from hazardous work? चारों के बारे में बताऊंगी। क्या बताऊंगी चारों के बारे में? यूएन डिक्लेरेशन, यूएन घोषणा, ये एक इंटरनेशनल है। क्या है ये एक इंटरनेशनल गाइडलाइन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये बेसिकली वो चीज है जो कि बच्चों को हार्मफुल काम करने के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है? कि ऐसी चीजों पर इनका फोकस रहता है कि बच्चे किसी हार्मफुल वर्क में इंडल्ज ना हो। हजार्डियस वर्क से कौन प्रोटेक्ट करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन क्या करती है? ये चाइल्ड वेलफेयर के लिए पॉलिसी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार, बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है कि बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, किस हिसाब से क्या होगा। तो हजार्डियस, खतरनाक काम करने से कौन बचाती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे चलते हैं। हमारी स्क्रीन ने बिल्कुल ही साथ देना बंद कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है जी, तब तक दूसरी स्क्रीन खोल के देख लेते हैं। देखो, अगर आप एग्जाम्स की तैयारी के लिए एमसीक्यूज लेना चाहते हो तो हमारे जो एमसीक्यूज का बंडल है, मान लो आप DC1 के ले रहे हो जो कि आपको 100 रुपीज के मिलेंगे, उसमें हर यूनिट के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं वो मैंने डाले हुए हैं। हर चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि आपकी एग्जाम्स की तैयारी को 4 चांद लगा देंगे। अगर आप वो लेना चाहो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300 में, वो आपको बेस्ट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। कहाँ से मिलेंगे? लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ये है, इसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको एमसीक्यूज चाहिए, आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। बेस्ट एमसीक्यूज रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूं पिछली बार पहली बार क्या हुआ था? पहली बार एमसीक्यू पेपर हुआ था और हमने जैसे बच्चों को प्रिपेयर कराया था, देख लो हमारे बच्चे के कितने DC1 में 95, 93 मार्क्स आए थे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने हमारे एमसीक्यूज में डाली हुई हैं। ठीक है जी, तो वो आप देख सकते हो, लेना चाहो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, क्योंकि ये जो फ्री रिविजनरी क्लासेस हैं इसके अंदर मैं सब क्वेश्चंस तो नहीं कवर करवा पाऊंगी। मेरी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कवर कराऊं, लेकिन सब नहीं कवर करवा पाऊंगी। झूठा वादा मैं करती नहीं, जितना मैं कर पाऊंगी मेरा वो बता रही हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं इंपॉर्टेंट चीजें कवर करवाने की कोशिश करूं, लेकिन सब तो नहीं हो पाएगा। जितना करवा पा रही हूँ उतना तो देखो। अगर आप चाहते हो आपको और बेटर तैयारी करनी है तो आपको एमसीक्यूज ले सकते हो। ठीक है जी, और अब स्क्रीन को भी बोल देते हैं कृपया हमारा साथ दें, बहुत शिद्दत से हम पढ़ाने आए हैं, तो ये नखरे भी ना करें, ठीक करवाने भी नहीं भेज सकते एग्जाम्स के दिन में। तो ठीक है जी। प्री स्कूल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। प्री स्कूल एजुकेशन शुड फोकस ऑन फॉर्मल टीचिंग ओनली। केवल औपचारिक शिक्षा देखो बच्चों के साथ तो काम आएगी नहीं। तुम पढ़ाते रह जाओगे, तुम्हारे बच्चे अपने खेल में लगे रह जाएंगे और कोई फायदा होगा नहीं। तो औपचारिक शिक्षा बच्चों के लिए बिल्कुल गलत है, प्री स्कूल के लिए तो एटलीस्ट। ऑल राउंड डेवलपमेंट थ्रू प्ले, खेल के माध्यम से सर्वांगीण विकास, बिल्कुल सही। खेल खेल में हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कराएंगे। कोई भी किसी भी एरिया का मुझे डेवलपमेंट कराना है, उसको सीधा सीधा ना पढ़ाकर मैं कोई एक्टिविटी के थ्रू बच्चे को पढ़ा दूंगी, ताकि वो बच्चा वो स्किल भी सीख जाए और ऑलराउंड डेवलपमेंट भी हो पाए अलग अलग तरीके के प्लेस से, और बच्चा खुश भी रहे। मेमोराइजिंग कंटेंट, रटने पर जोर देना, रटने पर तो कभी जोर नहीं देंगे। होमवर्क एंड टेस्ट, गृह कार्य और परीक्षा नहीं, इससे भी नहीं। ऑलराउंड डेवलपमेंट थ्रू प्ले इज द बेस्ट आंसर। खेल के माध्यम से सर्वांगीण विकास हमारा फोकस रहना चाहिए प्री स्कूल शिक्षा का। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है 64th नंबर का क्वेश्चन,
खेल किस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देता है? प्ले प्रमोट्स डेवलपमेंट इन फिजिकल ओनली, केवल शारीरिक विकास, ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सभी क्षेत्रों में, या फिर ओनली कॉग्निटिव संज्ञानात्मक दिमाग से रिलेटेड, या सिर्फ लैंग्वेज केवल भाषा। यहां पर आपको बेस्ट आंसर चूज करना है। बेस्ट आंसर क्या कह रहा है? ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सभी क्षेत्र। क्योंकि कभी मैं ऐसी एक्टिविटी करवाऊंगी, ऐसा प्ले करवाऊंगी जिससे फिजिकल डेवलपमेंट होगी, कभी मैं ऐसी एक्टिविटी करवाऊंगी जिसमें संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, किसी एक्टिविटी से लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी, किसी एक्टिविटी से ये सारी चीजें डेवलप होंगी। तो प्ले हमारा विकास के सभी क्षेत्रों को बढ़ावा देता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लर्निंग बाय डूइंग इज बेस्ट अचीव थ्रू। करके सीखना किसके द्वारा सबसे अच्छा होता है? कर करके सीखना। लेक्चर, व्याख्या, जैसे मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, व्याख्या दे रही हूँ, तो क्या बच्चा ये कर करके सीख रहा है? कर करके तो सीखने का कुछ है ही नहीं। आप बस वीडियो देख रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो। ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि आप बड़े लोग हो, आप बड़े बच्चे हो, आप लेक्चर्स के थ्रू चीजें समझ सकते हो। लेकिन यही तरीके से अगर मैं छोटे बच्चे को पढ़ाऊंगी तो क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं, वो फटाफट से वीडियो हटाएगा मेरी और फटाफट से कोई राइम लगाएगा, स्टोरी लगाएगा, गाना लगाएगा और वो सुनेगा। लेकिन आप ऐसे नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कल को आपको एग्जाम देना है, आपको पढ़ना है। आपको मैं ये एमसीक्यू गेम खिला के नहीं कर सकते कि चिट उठा के कहूं ये क्वेश्चन निकला है, ये पढ़ लो, है ना। एक मेच्योरिटी लेवल होता है ना। प्ले, खेल, जी हाँ, आपको पता है बच्चों के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? प्ले, खेल। खेल खेल में सब कुछ सिखाना है, खेल खेल में वो लर्न करेंगे, कर करके सीखेंगे, कोई कोई चीज सीखेंगे। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, प्ले। मेमोराइजेशन, रटना गलत है, पनिशमेंट दंड देना बिल्कुल ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा खेल कल्पना और रचनात्मकता को विकसित करता है? विच टाइप ऑफ प्ले डेवलप्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी? इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी किससे डेवलप होती है? मेक बिलीव और प्रिटेंडेड प्ले। कल्पनात्मक खेल, बिल्कुल। डॉक्टर खेल रहा है, चोर पुलिस खेल रहा है, बच्चा घर घर खेल रहा है, मैं डॉक्टर बना हूं, ये नर्स बना है, ये पेशेंट बना है, मैं इसको दवाई दे रहा हूं, ये इसको ये हुआ है, इसको वो हुआ है। तो इसमें बच्चे की मेक बिलीव में क्या है? क्रिएटिविटी डेवलप हो रही है। वो अलग अलग चीजों को सोच रहा है, अलग अलग चीजों को सोचेगा तो उसकी क्रिएटिविटी डेवलप होगी। तो इसमें क्या होता है? कल्पनात्मक खेल में बच्चा चोर पुलिस खेल रहा है, डॉक्टर खेल रहा है, तो उसमें उसकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इमेजिनेशन स्किल्स बढ़ेंगी। ठीक है जी, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर तो है, लेकिन बाकी आंसर्स क्यों गलत है हम उस पर भी फोकस करेंगे। साइलेंट प्ले ओनली, केवल शांत खेल, सिर्फ चुपचाप बैठकर बच्चा शांति से खेल रहा है, उससे तो उसकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती, है ना। क्वेश्चन क्या है? हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इमेजिनेशन, क्या कह रहा है? इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी किससे बढ़ेगी? कल्पना और रचनात्मक शक्ति। अब साइलेंट बैठ के, चुपचाप बैठ के खेल रहा है, उससे उसकी कल्पना शक्ति तो नहीं बढ़ सकती। ठीक है जी। फोर्स्ड प्ले, जबरदस्ती मैं उसको गेम खिला रही हूँ कि बस तुझे ये वाली गेम खेलनी है, वो बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं है उस गेम को खेलने में, तो कैसे उसकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी? नहीं। स्टडी बेस्ड प्ले, पढ़ाई आधारित खेल, जहां पे वो टैग लग जाता है ना पढ़ाई का, तो छोटा बच्चा तो वैसे ही नहीं इंटरेस्टेड होता किसी चीज को खेलने में, समझने में। तो ये जो प्रिटेंडेड प्ले होते हैं, राजा रानी, डॉक्टर चोर पुलिस, इसमें ना बच्चा अपने रियल लाइफ से चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करता है और दिमाग लगाने की कोशिश करता है। दिमाग लगाएगा तो कल्पना शक्ति बढ़ेगी। मेक बिलीव प्ले, प्रिटेंड प्ले, कल्पनात्मक खेल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
किस खेल गतिविधि से सूक्ष्म मोटर विकास होता है? मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था, दो टाइप की डेवलपमेंट होती है, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, स्थूल क्रियात्मक विकास, फाइन मोटर डेवलपमेंट, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। हमारी जो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होती है वो हमारी बड़ी मांसपेशियों पे फोकस करती है, जो कि चलने से, दौड़ने से, कूदने से, है ना, बड़ी बड़ी मांसपेशियां डेवलप होती हैं, उसको हम कहते हैं ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। ठीक है जी, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट जो कि होता है स्थूल क्रियात्मक विकास। दूसरी होती है फाइन मोटर डेवलपमेंट, सूक्ष्म मोटर विकास, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, जिससे छोटी छोटी मांसपेशियां डेवलप होती हैं। ये फिंगर, ये आज मैं इस पेन को पकड़कर लिख रही हूँ, कोई कोई काम कर रही हूँ, ठीक है, एक धागे के अंदर मोती पिरो रही हूँ, छोटी छोटी मांसपेशियां यूज हो रही है ना, छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज फाइन मोटर डेवलपमेंट में आता है, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में आता है। तो ये पूछ रहे हैं रनिंग और जंपिंग, दौड़ना और कूदना ग्रोस मोटर डेवलपमेंट का पार्ट है, गलत हो गया। थ्रेडिंग बीड्स, मनकों की माला पिरोना, धागा है उसके अंदर मनके डाल रहे हैं, बीड्स डाल रहे हैं, छोटी छोटी उंगलियां यूज हो रही हैं, छोटी छोटी उंगलियां इज आर फाइन मोटर डेवलपमेंट, करेक्ट आंसर। साइकिलिंग, साइकिल चलाना ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, बड़ी मांसपेशियां यूज हो रही हैं। फुटबॉल खेलना, बड़ी मांसपेशियां यूज हो रही हैं, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो गया। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मुक्त खेल फ्री प्ले है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री प्ले? फ्री प्ले होता है जिसमें बच्चा अपने हिसाब से जो खेलना चाह रहा है वो खेल सकता है, कोई ज्यादा बाउंडेशंस, रूल्स, रेगुलेशंस नहीं है। ठीक है जी, पहला ऑप्शन कह रहा है केयर गिवर गाइडेड क्ले मॉडलिंग। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं? केयर गिवर गाइडेड क्ले मॉडलिंग, संरचित रूप से मिट्टी का काम। मैंने बता दिया, ये ले बच्चे क्ले ले ले। ठीक है जी, तो यहाँ पर केयर गिवर गाइडेड क्ले मॉडलिंग की क्या कह रहे हैं? केयर गिवर ने या टीचर ने एक क्ले दे दी और कहा कि आपको इससे ये घर ही बनाना है और कुछ नहीं कर सकते, बस आपको ये घर ही बनाना है। तो ये फ्री प्ले कहाँ से हुआ? फ्री प्ले वो होता है जब हम बच्चे को उसकी मर्जी से कुछ बनाने देते हैं। ये तो टीचर ने ही बता दिया आपको ये बनाना है, तो ये हो गया गलत। सेकेंड, चाइल्ड प्लेज विद क्ले फ्रीली, बच्चा मिट्टी से अपनी इच्छा से खेलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। आपने क्या करा? क्ले एक्टिविटी की कोई एक्टिविटी कराई जिसमें बच्चों को क्ले दे दी। अब कोई बॉल बना रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई बैट बना रहा है, कोई पेन बना रहा है, तो दिस इज वी कॉल फ्री प्ले, जहां पे बच्चा अपनी मर्जी के हिसाब से चीजें बना पा रहा है, कर पा रहा है। तो फ्री प्ले का ये आंसर बिल्कुल सही है, सेकंड। थर्ड, टीचर लेड काउंटिंग गेम, शिक्षक द्वारा संख्या खेल, टीचर ने गेम खिलाई है कि ऐसे ऐसे आपको संख्या बोलनी है, टीचर लेड, टीचर के हिसाब से चल रही है ना गेम, तो फ्री प्ले तो हुई नहीं। क्लासरूम राइटिंग वर्क, कक्षा में लिखने का काम, फ्री प्ले नहीं होता। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 69, समूह में खेलना बच्चों को क्या सीखने में मदद करता है? ग्रुप प्ले हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न, आइसोलेशन अकेलापन, जब बच्चे 5 बच्चे 6 बच्चे मिलके खेल रहे हैं, ग्रुप में खेल रहे हैं, तो अकेलापन कहां से आया? आइसोलेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, गलत। शेयरिंग एंड कॉपरेशन, साझा करना व सहयोग, बिल्कुल सही। जब आप ग्रुप में खेलते हो तो कभी आपको टॉयज दूसरे के साथ शेयर करने पड़ते हैं, कॉपरेट करना पड़ता है, लोगों के साथ एक साथ मिलके चलना पड़ता है, मिलके खेलना पड़ता है। तो ये जो ग्रुप प्ले होता है, इससे शेयरिंग और कॉपरेशन बढ़ता है। ठीक है, शेयरिंग और कॉपरेशन सीखता है, साझा करना और सहयोग, बिल्कुल सही है। रनिंग फास्टर, तेजी से दौड़ना ग्रुप प्ले से कैसे सीखेगा? स्पीकिंग लाउडली, जोर जोर से बोलना भी इससे कैसे सीखेगा? ये दोनों गलत है, तो करेक्ट आंसर बी हो गया। आगे चलते हैं 70th क्वेश्चन पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर, क्या कह रहा है?
शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से क्या बनता है? द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, युग्मनज। ये बेसिकली फर्स्ट सेल फॉर्म होता है स्पर्म और ओवम का। जब मिलन होता है तो फर्स्ट सेल जो फॉर्म होता है वो होता है जाइगोट, युग्मनज। उसके बाद ये जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो बनता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे फीटस बनता है। और प्लेसेंटा तो वो होता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला ऑर्गन होता है जो माँ की पेट की नाभि से कनेक्टेड होता है बच्चे की नाभि तक, प्लेसेंटा। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर है जाइगोट, युग्मनज। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The first stage of Piaget's cognitive development is, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? पियाजे जी ने क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेजेस दी थी, जिसके अंदर ये 4 स्टेजेस के यहाँ पर नाम भी लिखी हुई है। पहली थी सेंसरी मोटर स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है जी, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फिर कौन सी थी जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है? फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है जी, तो ये कह रहे हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो, फर्स्ट स्टेज ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण आपको याद होना चाहिए, सेंसरी मोटर, संवेदी गतिशील है। ठीक है जी, जो कि 0 से लेके 2 साल तक का होता है, 0 से लेके 2 साल तक का होता है। ठीक है जी, इसके अंदर बेसिकली सेंसेस और एक्शन पर बेस्ड होता है। बच्चा सेंस से चीजें सीखता है, सेंस ऑर्गन से और एक्शन से। किससे चीजें लर्न करता है? सेंसेस से और एक्शन से। ये होती है हमारी स्टेज 1। फिर आती है स्टेज 2, क्या? प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक जो स्टेज आती है, ये 2 से 7 साल तक का बच्चा इसके अंदर आता है। ये बेसिकली इमेजिनेशन बेस्ड होती है, इसके अंदर ज्यादातर बच्चे इमेजिनेशन से कुछ कुछ चीजें करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, मैं आपको चारों स्टेजेस के बारे में बता रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे। फिर आती है हमारी थर्ड स्टेज, कौन सी? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि हमारी 7 साल से लेकर 11 ईयर्स तक की होती है। 7 साल से लेकर 11 ईयर्स तक की होती है, जिसके अंदर बच्चे लॉजिक लगाते हैं ऑन रियल ऑब्जेक्ट्स। जो चीजें दिख रही हैं उस पे अपना लॉजिकल दिमाग लगा लेंगे। लॉजिकल ऑन रियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और आखिरी में आती है फोर्थ स्टेज हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक। ये 11 एंड अबव ईयर्स के लिए होती है। इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है कि वहां पर ये हो रहा हो गया, जो चीज हमें दिख भी नहीं रही हम उसका भी मेंटल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर बेस्ड रहती है, जो चीज हमें दिख भी नहीं रही दिमाग में सोचकर हम इन चीजों को समझ लेते हैं। पियाजे जी हमारी साइकोलॉजी में बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं, इसलिए मैंने उनकी थ्योरी के चारों स्टेजेस बता दी। पहली पूछी थी, पहली थी सेंसरी मोटर, टिक कर देना। ठीक है जी, पहली थी सेंसरी मोटर, संवेदी गतिशील, 0 से लेके 2 साल तक की होती है। बेसिकली सेंसेस और एक्शन पर चीजें, सेंसेस और एक्शन के थ्रू बच्चा चीजें सीखता है। सेकंड होती है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, जो कि 2 से 7 साल तक के बच्चे के लिए होती है। इमेजिनेशन कर करके, सिंबल्स यूज कर करके बच्चा चीजें सीखता है। फिर आती है हमारी थर्ड कंक्रीट ऑपरेशनल, ठोस संक्रियात्मक, 7 से 11 साल का बच्चा आता है। रियल ऑब्जेक्ट्स, जो चीजें दिख रही हैं उसके ऊपर अपना लॉजिक लगा पाता है। लास्ट स्टेज आती है फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक, 11 एंड अबव ईयर्स के लिए 11 से ऊपर साल के बच्चे इसमें आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीज नहीं भी दिख रही उसके ऊपर भी दिमाग लगा के कैलकुलेशन करके आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सिंबलाइजिंग मीन्स, प्रतीकीकरण का अर्थ है क्या? मेमोराइजिंग वर्ड्स,
शब्द याद करना, नहीं। रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स विथ सिंबल्स, वस्तुओं घटनाओं को प्रतीक से दर्शाना। अब अगर इसको किसी ने ट्री का नाम दिया है, सिंबल, अब ट्री का हमने ये सिंबल बनाया है, तो ये है ना रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स विथ सिंबल्स, ये ऑब्जेक्ट है, हमने इस ट्री है, इसको हमने इसका सिंबल दे दिया, ठीक है। सन है तो सन का ऐसे हमने सिंबल बना दिया, है ना। तो ये बेसिकली सिंबलाइजिंग, प्रतीकीकरण के अंदर आती है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा। काउंटिंग नंबर, स्पीकिंग फ्लुएंटली, सिंबलाइजिंग, प्रतीकीकरण के अंदर नहीं आती, ठीक है। आपको ना क्वेश्चंस को बहुत ही धैर्य पूर्वक प्रैक्टिकली सोचकर चलना है। जब आप प्रैक्टिकली चीजों को सोचकर चलोगे ना, तो देखना बहुत अच्छे से आप पेपर करके आओगे। देखभाल करने वाले संज्ञानात्मक विकास को मुख्यतः किससे बढ़ावा दे सकते हैं? केयर गिवर्स कैन प्रमोट कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेनली बाय स्कोल्डिंग द इन्फेंट, डांटकर, बच्चे को डांटकर नहीं। प्रोवाइडिंग स्टिमुलेटिंग एक्सपीरियंसेस, प्रेरणादायक अनुभव देकर, जी हाँ बिल्कुल सही। क्या क्वेश्चन कह रहा था हमारा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, दिमाग की थिंकिंग को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? डांट कर तो देखो बिल्कुल नहीं कर सकते, प्ले, खेल से बचाकर भी नहीं कर सकते, ठीक है। बच्चे को अकेला छोड़ के भी नहीं कर सकते, किससे कर सकते? प्रोवाइडिंग स्टिमुलेटिंग एक्सपीरियंसेस, प्रेरणादायक अनुभव देकर उसको ऐसे सिचुएशंस, एक्टिविटीज, गेम्स करवाना जिससे कि अंदर वो कुछ कुछ सीखे, कुछ कोई पजल दे दी तो बैठा तोड़ता जोड़ता मरोड़ता कुछ कुछ करता करता कुछ ना कुछ सीख जाएगा वो, है ना, कुछ ना कुछ सीख जाएगा। तो दिस इज प्रेरणादायक अनुभव देकर, प्रोवाइडिंग स्टिमुलेटिंग एक्सपीरियंसेस, जिससे दिमाग की बुद्धि बढ़ेगी, दिमाग का जितना यूज करेंगे उतना वो डेवलप होने की तरफ बढ़ेगा। अगर आप ये सोचते हो बच्चे को बस अपनी गोद में छुपा के रखेंगे, मेरे बच्चे को कोई चोट ना लग जाए, मेरा प्यारा सा बच्चा है, बस मैं अपने पास ही रखूंगी, तो आप उसकी पेरेंटिंग सही से नहीं कर रहे हो। क्यों सही से नहीं कर रहे हो? क्योंकि बच्चे के लिए बाहर की एक्सपीरियंसेस भी जरूरी हैं, उसके लिए फ्रेंड्स बनाने भी जरूरी हैं, उसके हर तरीके की डेवलपमेंट के लिए उसको हर चीज को सीखना जरूरी है, हर चीज को सीखना जरूरी है। तो आपको बच्चे को सोशल डेवलपमेंट करानी है, फ्रेंड्स बनाने हैं, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट करानी है, भाषा का विकास कराना है, अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग चीजें करवानी है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। बाकी ये देखो, ये हमारा यूट्यूब चैनल है ना, लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, इसके ऊपर हमारी फ्री क्लासेस आ रही हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ, और हर वीडियो के नीचे ना मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इससे ज्वाइन कर लेना, मतलब हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ज्वाइन कर लेना। जो भी अपडेट्स मैं डालती हूँ इसके अंदर मैं डालती हूँ कि हॉल टिकट आ गई है, फर्स्ट रिवीजन का पार्ट आ गया है, एनेक्स्चर्स से रिलेटेड जो थी, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और पिंड मैसेज पे दबाओगे तो डीईसी की बुक्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में फ्री में आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो, किसी ऐप और वेबसाइट की जरूरत नहीं है। तो लेवल अप लर्निंग का ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना। बैक टू द क्वेश्चन, शिशु अपनी स्मृति, मेमोरी का प्रयोग कब करती है? द इन्फेंट यूजेस मेमोरी व्हेन शी, ठीक है, एक बच्चा अपने दिमाग का प्रयोग कब करता है? रिकॉग्नाइजिंग फेमिलियर फेसेस, परिचित चेहरों को पहचानती है। अब अगर मुझे पता है ये मेरी मम्मी का चेहरा है, तो जैसे ही मुझे मेरी मम्मी दिखेगी, मैं बच्चा, नॉट मी, मैं आपको इस कंटेक्स्ट में एग्जांपल्स देती हूँ कि आप उसे कंसिडर करो। एक बच्चा है जिसको जैसे ही अपनी मम्मी दिखेगी वो क्लैपिंग मम्मी मम्मी करके मम्मी के पास, मम्मी की गोद में चला जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, उसने अपने दिमाग का यूज करा ना कि ये फेस को मैं जानती हूँ, ये फेमिलियर फेस है, ये मेरी माँ का चेहरा है, ये मेरी माँ है, मेरे को अपनी माँ के पास जाना है। दिमाग का यूज, दिमाग का यूज, बिल्कुल करेक्ट आंसर, रिकॉग्नाइजिंग फेमिलियर फेसेस, परिचित चेहरों को पहचानती है।
स्लीप्स क्वाइटली, शांति से सोती है। शांति से सोना कब से हमारे दिमाग का यूज होने लग गया? गलत। ईट्स फूड, भोजन खाती है, गलत। मम्मी के लिए रोती है, गलत। रिकॉग्नाइजिंग फेमिलियर फेसेस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। The earliest form of communication used by infants is, शिशुओं द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे प्रारंभिक संप्रेषण है cooing, कूध्वनि, क्राइंग, रोना, बैबलिंग, बड़बड़ाना, स्पीकिंग वर्ड्स, शब्द बोलना। सबसे पहला कम्युनिकेशन का बच्चा कैसे होता है? क्राइंग, रोककर सारी चीजें बताता है, रोकता है। कूइंग, बैबलिंग, स्पीकिंग वर्ड सब बाद में आता है, सबसे पहले क्राइंग आता है जो हमसे पूछा गया। आगे चलते हैं। टू वर्ड सेंटेंसेस अपीयर बिटवीन, दो शब्द वाले वाक्य किस आयु के बीच प्रकट होते हैं? 6 से 12 महीने में तो नहीं होते, ये तो बच्चा बहुत छोटा है। 18 से 24 महीने में अपीयर होने लगते हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। याद कर लो, लर्न करने वाला चीज है। 3 से 4, 4 से 5 नहीं, 18 से 24 महीने में क्या होता है? 2 वर्ड वाले सेंटेंस आने लगते हैं बच्चे के। ठीक है जी, आगे चलते हैं। टू वर्ड सेंटेंसेस, दो वर्ड वाले सेंटेंसेस ऑफ टॉडलर्स आर ऑफन कॉल्ड, टॉडलर के 2 शब्द वाले वाक्यों को क्या कहा जाता है? जो उनके 2 शब्द वाले वाक्य होते हैं उनके लिए एक स्पेशल नाम है टेलीग्राफिक स्पीच, तार संदेश जैसी भाषा। तार संदेश जैसी भाषा, अगर आपको पता हो पुराने जमाने में तार के थ्रू जब मैसेज भेजा जाता था तो बहुत शॉर्ट में चीजें लिखी जाती थी। तो बस ये हमारे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बालक होते हैं, इनके भी बहुत छोटे छोटे से मैसेज होते हैं, है ना। मतलब पूरी लाइन तो नहीं बोल पाएंगे, पानी पीना है, मम्मी पानी, मम्मी राजमा, मम्मी चावल, शॉर्ट में अपनी बात समझा देते हैं ना। तो दिस इज टेलीग्राफिक स्पीच। ठीक है जी। राइमिंग स्पीच, तुकबंदी भाषा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। स्टोरी टेलिंग स्पीच, स्टोरी सुनाना। साइलेंट स्पीच, मौन भाषा, ये नहीं है। आगे चलते हैं। अति सामान्यकरण, ओवर जनरलाइजेशन का अर्थ है अति सामान्यकरण। अति सामान्यकरण क्या होगा कि भाई मैंने किसी चीज को बहुत ज्यादा ही सीख लिया तो मैं उसको हर जगह यूज कर रही हूँ। कैसे? यूजिंग वन वर्ड फॉर मेनी ऑब्जेक्ट्स, एक शब्द को कई वस्तुओं के लिए प्रयोग करना। ठीक है, यहां पर क्या है? एक वर्ड बच्चे ने सीख लिया और उसी वर्ड को हर जगह पे यूज कर रहा है ना। मैंने नॉर्मली मैंने क्या देखा है बच्चों के साथ, क्या होता है बच्चे ना नो बोलना सीख, मतलब बेसिकली मेरे नेबरहुड में एक बच्ची थी, मैं उसके साथ खेला करती थी। तो वो क्या करते हैं, उसको ना पता नहीं नो बोलना कहाँ से सीख लिया, उससे कुछ भी पूछो, आइसक्रीम खानी है, नो नो, डांस करना है, नो, मम्मी कहाँ है, नो। मतलब एक वर्ड नो सीख लिया, मेरे ख्याल से उसने नया नया वर्ड सीखा है, नो, हर जगह नो 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 नो। दिस इज ओवर जनरलाइजेशन। एक वर्ड सीख लिया, उसको जगह जगह हर जगह यूज करना है, डालना ही डालना है। एक शब्द कई वस्तुओं के लिए प्रयोग, यूजिंग वन वर्ड फॉर मेनी ऑब्जेक्ट्स इज द करेक्ट आंसर। यूजिंग फुल करेक्ट ग्रामर, पूरी सही व्याकरण प्रयोग नहीं भाई, इतने छोटे बच्चे इतनी अच्छी व्याकरण का प्रयोग नहीं कर सकते। यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स फॉर वन ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग शब्द यूज करेंगे, नहीं। यूजिंग नो वर्ड्स एट ऑल, शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? टॉडलर्स टू वर्ड सेंटेंसेस मेनली इंक्लूड, टॉडलर के 2 शब्द वाले वाक्यों में मुख्यतः क्या शामिल होता है? 2 शब्द वाले वाक्यों में क्या शामिल होता है? प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शंस, संबंध सूचक अव्यय, नहीं नहीं। नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, संज्ञा, क्रिया व विशेषण, जी हाँ, ये उनके लिए इजी होते हैं समझने, करने, बोलने। नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स उनके 2 वर्ड वाले सेंटेंसेस में होते हैं, याद कर लेना। लॉन्ग डिटेल्ड ग्रामर, विस्तृत व्याकरण,
इज एम आर, कौन पास्ट की कौन सी फॉर्म, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, ये सब लगाएंगे बच्चे नन्हे मुन्ने से? बोलना सीखे नहीं है, ये लगाएंगे? नहीं नहीं। साइलेंट जेस्चर्स, मौन संकेत हैं ऐसे, जैसे हम कहते हैं ना, मुझे अगर बच्चों को डांटना है, अगर मैं जब अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के टाइम स्कूल में पढ़ाती थी, तो जैसे अब अगर मान लो मुझे बच्चों को डांटना है, ऐसे सीरियस वाली लुक देते थे हम कि बच्चा अभी चुप हो जाएगा, वो नहीं, है ना? अभी बच्चों में इतनी समझ कहाँ है। नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? प्राइवेट स्पीच हेल्प्स चिल्ड्रन टू, निजी भाषण बच्चों के किस प्रकार सहायता करता है? प्राइवेट स्पीच क्या होती है? मान लो छोटा बच्चा है, बाहर जा रहा है, बारिश में, बारिश आ गई, मन में सोच रहा है, यार काश मैं घर से छाता लेके निकलता ना, अम्ब्रेला लेके निकलता ना, सही हो जाता, मैं गीला ना होता। किसी और से बात नहीं कर रहा, अपने आप से बात कर रहा है। हम भी करते हैं अपने आप से बात, ठीक है? जब मैं कोई क्लास बना रही होती, बीच में कोई दिक्कत हो जाती, मैं सोचती हूँ यार मैंने ना दूसरे टाइम पे क्लास बनाई होती ना तो आसानी से बन जाती, है ना? वो लाइट ऐसे सेट की होती ना तो आसानी से बन जाती। क्या है ये? प्राइवेट स्पीच है ये। क्या है? प्राइवेट स्पीच। टॉक टू अदर सोशली, सामाजिक बातचीत तो नहीं है ये। गाइड देयर ओन एक्शंस एंड सेल्फ कंट्रोल, अपने कार्य नियंत्रित करना, मैंने बताया ना, काश मैं छाता लेके निकलता तो बारिश से बच जाता, अपने एक्शंस कंट्रोल कर रहा है, अपने आप को समझा रहा है, अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। देखो पहले ही आंसर मिल गया। लर्न न्यू स्टोरीज, नई कहानियां सीखना नहीं। रिड्यूस वोकैबुलरी, शब्दावली घटाना नहीं। आगे चलते हैं। चिल्ड्रन बिगिन टू यूज प्रोनाउंस लाइक आई, मी, यू, अराउंड, है ना? बच्चे आई, मी, यू जैसे सर्वनाम कब उपयोग करना शुरू करते हैं? अराउंड 2 साल तक, 2 साल की उम्र में। याद कर लेना, याद करने वाली बात है। आगे चलते हैं। ऑटोनॉमी इन टॉडलर्स मीन्स, टॉडलर में आत्मनिर्भरता का अर्थ है ऑलवेज ओबेइंग अडल्ट्स, हमेशा आज्ञा का पालन करना। आत्मनिर्भरता कैसे हुई कि दूसरों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? नहीं। एबिलिटी टू मेक ओन चॉइसेस एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली, स्वयं निर्णय कर कार्य करना, स्वयं का निर्णय ले पाना और फिर कार्य करना है। एबिलिटी टू मेक चॉइसेस एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली। मिसबिहेविंग विद अदर्स, बदतमीजी करना नहीं। लिविंग अलोन, अकेले रहना नहीं। तो एबिलिटी टू मेक ऑन चॉइसेस एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है? ऑटोनॉमी इन टॉटलर्स, आत्मनिर्भरता, खुद निर्णय ले पाऊंगा मैं, ठीक है जी? तो ये इस टाइप के जब आप क्वेश्चंस देखते हो ना, तो आपकी प्रैक्टिकल समझ इनहैंस होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परोपकार, अल्ट्रुइज्म का अर्थ है क्या? हेल्पिंग अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, बिना लाभ की अपेक्षा मदद करना। जी हाँ, परोपकार का अर्थ है कि हम बिना लाभ की अपेक्षा करें किसी की मदद कर रहे हैं। हेल्पिंग अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बिल्कुल सही आंसर है, तो यही सही होगा। फाइटिंग विद अदर्स, दूसरों से झगड़ना नहीं। शोइंग ऑफ स्किल्स, कौशल दिखाना नहीं। प्लेइंग अलोन नहीं। वही है क्या? बिना लाभ की अपेक्षा दूसरों की मदद करना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? A toddler recognizing herself in the mirror shows, दर्पण में स्वयं को पहचानना शिशु में दर्शाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास। क्या मैंने आपको ये बताया है कि मिरर में देख के मैं ये कह देती हूँ कि हाँ ये तो मैं सिमरन हूं, तो ये मेरा लैंग्वेज डेवलपमेंट है? हाँ, जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है,
बोल रही हूँ ये सिमरन है, तो ये मेरी लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट हो सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ये मेरा पॉइंट बताने का मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। अगर मिरर में देख के मैं बोलती हूँ लैंग्वेज डेवलपमेंट बोलना, लेकिन यहाँ पे रिकॉग्नाइज लिखा है, पहचानना लिखा है, ये क्या है, सेल्फ रिकॉग्निशन, आत्म पहचान। जहां बात करने की बात आए, बोलने की बात आए, उसको हम लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि मिरर में देख के अपने आप को पहचानना सेल्फ रिकॉग्निशन, आत्म पहचान है। फियर, डर नहीं, अग्रेशन, आक्रामकता नहीं, तो वो सही आंसर। आगे चलते हैं। पीयर प्ले ड्यूरिंग टॉडलरहुड इज मोस्टली, टॉडलर का समवयस्कों के साथ खेल सामान्यत कैसा होता है ना। पीयर प्ले जो हम बच्चों के साथ खेलते हैं वो कैसा होता है, ये देखो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। कोऑपरेटिव प्ले, सहकारी खेल, पैरेलल प्ले, समांतर खेल, टीम गेम्स, फुल्ली इंटरैक्टिव प्ले। तो इस प्ले को स्पेसिफिकली जो डिवोट किया गया है इनकी एज के लिए, उसको हम कहते हैं पैरेलल प्ले, सामान्यतर खेल, याद कर लेना। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो सेट हैं, वो आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। एक्सेसिव फियर इन टॉडलर्स कैन, अत्यधिक भय टॉडलर में इनकरेज एक्सप्लोरेशन, खोज बढ़ाता है। अब देखो कोई छोटा बच्चा है, उसके मन में डर ही बैठा हुआ है कि कहीं आगे गया चोट लग जाएगी, डर लगता है, तो क्या वो खोजबीन करेगा? नहीं। एक्सप्लोरेशन खोज तो नहीं बढ़ाता। रिड्यूस एक्सप्लोरेशन एंड कॉन्फिडेंस, खोज व आत्मविश्वास घटाता है। बिल्कुल सही। अब मैं छोटा बच्चा है, उसको डर ही लगता रहेगा तो उसका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। आत्मविश्वास हो जाएगा तो वो जो खोज वाली स्टेज होती है, बच्चे इधर गए, इधर हाथ मार, उधर हाथ मार, ये ड्रॉर खोल, ये उठा, वो कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो एक्सेसिव फियर से क्या होता है, खोज व आत्मविश्वास घटता है, तो ये बिल्कुल सही है। अधिक डर लर्निंग में मदद करता है? नहीं। फ्रेंडशिप भी नहीं बढ़ाता। आगे चलते हैं। अग्रेशन इन टॉडलर्स इज ऑफन कॉज्ड बाय, टॉडलर में आक्रामकता का कारण प्राय होता है टू मैनी टॉयज, बहुत अत्यधिक खिलौने हैं तो अग्रेशन आ जाएगा। बहुत सारे अब मैं कहूं मेरे पास 10 खिलौने, बच्चा कहे उसके पास 10 खिलौने हैं, तो उसके क्या हो गया आज हमारी स्क्रीन को? ठीक है जी, बहुत सारे टॉयज हैं तो उसके अंदर क्या बच्चे के अंदर एग्रेशन आ जाएगा? नहीं, नहीं। इनएबिलिटी टू हैंडल फ्रस्ट्रेशन और डिमांड्स, हताशा, हताशा दबाव सहन ना कर पाना। ठीक है जी। अब जो इन बच्चों के अंदर अग्रेशन आ जाता है, आक्रामकता आ जाता है, तो वो ना फ्रस्ट्रेशन और डिमांड्स हैंडल नहीं कर पाते, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं। उनको होता है बस जो मैंने बोला है बस वही हो, अगर कोई उनकी बात नहीं मान रहा तो परेशान हो जाते हैं। तो ये कोज्ड बाय इनएबिलिटी टू हैंडल फ्रस्ट्रेशन और डिमांड्स, जब वो अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं हैंडल कर पाते, डिमांड्स दूसरों की नहीं हैंडल कर पाते, उनके अंदर आक्रामकता, अग्रेशन दिखता है। फिजिकल वीकनेस, शारीरिक कमजोरी नहीं। जंक फूड खाने का एग्रेशन से लिंक क्या है? कुछ भी नहीं। सारे ऑप्शन, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, आपको सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शंस को समझना है। सही आंसर नहीं आता तो गलत वालों पे क्रॉस मारते जाना, अपने आप सही पे पहुंच जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट रेफर्स टू, सेल्फ कॉन्सेप्ट रेफर्स टू, स्वयं अवधारणा किसे कहते हैं? ओनली फिजिकल अपीयरेंस, केवल रंग रूप को कहते हैं। क्या केवल रंग रूप को सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं? वंस डिस्क्रिप्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ वन सेल्फ, स्वयं का वर्णन और मूल्यांकन, मैं अपने आप का मूल्यांकन कर पा रही हूँ और वर्णन कर पा रही हूँ, मैं ऐसी हूँ, वैसी हूँ, मेरी ये अच्छी स्किल्स है, मैं ये पढ़ाती हूँ, वो पढ़ाती हूँ, तो ये मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट का पार्ट है। ठीक है जी।
कंपेयरिंग विद अदर्स ओनली, दूसरों से तुलना करना। देखो भाई दुनिया में ना कुछ भी कर लेना, ये मत पड़े रहना उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, वो ऐसा दिखता है मैं ऐसे नहीं दिखता। दूसरों को कंपेयर करते रहे तो कभी सुखी रह नहीं पाओगे। ठीक है जी। थिंकिंग अबाउट अदर्स ओनली, दूसरों के बारे में सोचते रहना। भगवान ने तुम्हें इतनी अच्छी जिंदगी दी है, अपनी जिंदगी जियो, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है वंस डिस्क्रिप्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सेल्फ, स्वयं का वर्णन और मूल्यांकन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रेत, पानी व मिट्टी से खेलना मुख्यतः किसके माध्यम से विकास को बढ़ावा देता है? एक्टिविटीज विथ सैंड, वाटर, क्ले फोस्टर डेवलपमेंट मेनली थ्रू। अगर आपको पता हो जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनकी सेंसरी डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं। सेंसरी डेवलपमेंट यानी कि उनके सेंस ऑर्गन्स, आंखों से देख रहा है, कुछ टच करके देख रहा है, स्मेल करके देख रहा है, टेस्ट करके देख रहा है। अब ये रेत है उसको हाथ लगाएगा, पानी में हाथ डालेगा, मिट्टी में हाथ डालेगा, तो ये क्या है उसके सेंसरी एक्सपीरियंसेस है। सेंस ऑर्गन्स, हैंड का यूज करके, सेंस ऑफ टच का यूज कर रहा है। सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड कॉन्सेप्ट, संवेदी अनुभव व अवधारणाएं हैं, तो ये इसका करेक्ट होगा। क्लीनलीनेस ओनली है, वाटर सैंड से खेल के क्या साफ सफाई के बारे में सीखेगा? गंद मचा देगा। साफ सफाई के बारे में तो स्वाद सीखना है उसने। पनिशमेंट, दंड, दंड से हमारा कोई लेना देना है नहीं, हम दंड पे बिलीव करते नहीं है, रटना भी नहीं, तो ये इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं। गिविंग टॉडलर्स स्मॉल टास्क लाइक फेचिंग ऑब्जेक्ट्स हेल्प्स इन। ठीक है जी, टॉडलर को छोटी जिम्मेदारियां देना किसमें मदद करता है? रिड्यूसिंग कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास घटाता है। अब जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे क्या करती थी, जब किचन में खाना बना रही होती थी ना तो मैं इधर उधर भटकती रहती थी, तंग करती रहती थी। तो मम्मी मुझे एक चम्मच पकड़ा देती थी, जा पापा को दे के आ, जा प्लेट पापा को दे के आ, जा ये पापा को दे के आ। पापा कुछ देते थे, जा मम्मी को दे के आ। तो मुझे क्या लगता, मुझे लगता था भाई मैं तो बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, मैं तो मम्मी की बड़ी मदद कर रही हूँ। कहते ना मेरे तो बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मैं छोटा छोटा टास्क कर रही थी, चाहे चम्मच पकड़ा रही थी, उनके लिए वो इतने यूज का था नहीं, लेकिन मुझे तो बड़ा भाई खुशी होती थी मैंने चम्मच पकड़ाई है। तो क्या ये मेरा कॉन्फिडेंस कम कर रही है? आत्मविश्वास को घटाता है? नहीं, बढ़ाता है। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस, आत्मविश्वास व स्वतंत्रता बढ़ाता है। बिल्कुल हाँ, कि मैं भी खुद कुछ काम कर सकती हूँ, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी समझेंगे। इनकरेजिंग लेजीनेस, आलस बढ़ाता है? नहीं जी, आलस तो नहीं बढ़ाता। इंक्रीजिंग एंगर, गुस्सा बढ़ाता है? नहीं, वो करेक्ट आंसर था। 91 क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए हैं, 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं हम इस क्लास में। While planning play activities, caregivers must, खेल गतिविधियां योजना बनाते समय देखभालकर्ताओं को अवॉइड रिपीटेशन, दोहराव से बचाना है, प्रोवाइड चॉइस एंड फ्रीडम, विकल्प व स्वतंत्रता देना है, एक ही बच्चे पे फोकस करना है, या गतिविधि रोकना है? गतिविधि रोकना, रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, कि तुम एक्टिविटी बना रहे हो और बच्चा मूवमेंट ही ना करे, गलत। अब मैं आपको किस हिसाब से बता रही हूँ कि गलत वालों को कैसे निकालना है। पेपर को डील भी तो करना आना चाहिए कि पेपर में सही आंसर तक पहुंचोगे कैसे। भाई मुझे तो पता है इसके आंसर क्या है ना, तो मैं तो समझा रही हूँ। आपके लिए कोई नया क्वेश्चन होगा तो आपको उससे डील करना आना चाहिए ना। रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, गतिविधि रोक ही दी तो बच्चों के लिए तुम क्या एक्टिविटी बनाओगे? एक ही बच्चे पर फोकस करोगे पूरी क्लास में से? नहीं, केवल एक बच्चे पर ध्यान नहीं। अवॉइड रिपीटिशन, दोहराव से बचना। देखो बच्चा ना छोटा बच्चा है, उसके लिए दोहराव कराना पड़ेगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करा रहे हो तो आपको बहुत बार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करानी पड़ेगी, तब जाके वो बच्चा सीखेगा। तो दोहराव को रोकना नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है प्रोवाइड चॉइस एंड फ्रीडम, विकल्प व स्वतंत्रता देना, कि ये एक्टिविटी नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो वैसे कर लो, ताकि बच्चे के मन को तसल्ली हो जाए। आगे चलते हैं। Why should activities move from simple to complex?
एक्टिविटीज सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ क्यों मूव करती, गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर क्यों ले जाना चाहिए। अब आप पहले ही बच्चे को मुश्किल एक्टिविटी दे दोगे तो वो वैसे ही नहीं सीख पाएगा, रो पिट के घर वापस भाग जाएगा कि मैंने नहीं पढ़ना, मैडम बहुत मुश्किल पढ़ा रही है ना। पहले हम बच्चे का मन लगाते हैं, इजी इजी चीजें कराते हैं, फिर बच्चा थोड़ा थोड़ा सीखने लगता है तो फिर उसको डिफिकल्ट की तरफ लेके जाते हैं। टू कंफ्यूज द चाइल्ड, बच्चे को भ्रमित करना, अरे नन्ना मुन्ना बच्चा है उसको कंफ्यूज नहीं करेंगे हम। टू मैच डेवलपमेंटल रेडीनेस एंड अवॉइड फ्रस्ट्रेशन, विकास अनुसार तैयारी व हताशा से बचने हेतु। जी हाँ, कि वो डेवलपमेंटली किस किस चीज को समझने के लिए रेडी है और उसको कोई फ्रस्ट्रेशन ना हो, कितना मुश्किल पढ़ा रहे हैं मैं नहीं पढ़ूंगा, इसलिए सिंपल से डिफिकल्ट की तरफ मूव करते हैं, ये सही है। प्लानिंग के लिए, टाइम बचाने के लिए हम अपना, मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी एक्टिविटी करा दूं, अपना टाइम बच जाए, इसलिए मैं कुछ भी पढ़ा दूंगी, गलत। टू इम्प्रेस पेरेंट्स, अच्छा जी, टीच पेरेंट्स को इम्प्रेस करना है, पेरेंट्स को इम्प्रेस करना है, इसलिए कुछ भी एक्टिविटीज आप सिंपल सी कॉम्प्लेक्स ले जा रहे हो, नहीं, बच्चे के डेवलपमेंटल रेडीनेस को लिए और उसकी फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड करने के लिए। आगे चलते हैं। Why should a toddler not be forced to master an activity? टॉडलर को किसी गतिविधि में निपुण होने के लिए मजबूर क्यों नहीं करना चाहिए? It builds strong competition, ये प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है, कंपटीशन बढ़ाता है, ठीक है, कंपटीशन तो बढ़ाता है, लेकिन आप कहोगे भाई इस चीज में तो परफेक्ट हो जा, तो हमने किसी से कंपेयर तो करा नहीं, तो कंपटीशन की बात तो आएगी नहीं। इट मे कॉज फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, इससे हताशा, क्रोध व निराशा हो सकती है। जी हाँ, अगर आप बच्चे को कह देते हो तुझे तो इसमें मास्टर ही बनना है, फर्स्ट ही आना है, बेस्ट ही रिजल्ट लेने आना है, अगर वो नहीं कर पाया तो उसके अंदर हताशा, क्रोध व निराशा हो सकती है, जो कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए गलत है। बच्चे क्या, हर किसी के लिए गलत है। इट इंक्रीजेस स्पीड ऑफ लर्निंग, सीखने की गति बढ़ाता है, नहीं, जबरदस्ती अगर किसी बच्चे पे कहोगे तुझे इसमें मास्टर बनना है, फ्रस्ट्रेशन होगा, सीखने की गति तो पता नहीं बढ़ेगी या नहीं। इंप्रूव डिसिप्लिन ओनली, देखो नहीं, डिसिप्लिन नहीं बढ़ाएगा, बस जबरदस्ती काम कराएगा। ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर्स द रेट ऑफ फिजिकल ग्रोथ इज, प्री स्कूल वर्षों में शारीरिक विकास की दर फास्टर देन इन्फेंसी होती है, स्लोअर देन इन्फेंसी होती है, सेम एज इन्फेंसी, स्टॉप कंप्लीटली। शैशवावस्था से तेज होती है, शैशवावस्था से धीमी होती है, शैशवावस्था जितनी होती है पूरी तरह रुक जाती है। देखो सबसे तेज हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है बच्चे की शैशवावस्था में, फिर मिडल चाइल्डहुड, फिर अपनी चाइल्डहुड में आती है, तो स्लोअर देन इन्फेंसी होती है, शैशवावस्था से धीमी होती है, सबसे ज्यादा शैशवावस्था में होती है और फिर चाइल्डहुड में होती है, तो स्लोअर देन इन्फेंसी। By 6 years the child's brain reaches about, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। By 6 years the child's brain reaches about dash of its adult weight, 6 वर्ष की आयु में बच्चे का मस्तिष्क अपने व्यस्क वचन का लगभग डैश परसेंट होता है, 90% होता है, याद कर लो, याद करने वाला क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। प्री स्कूलर स्टमक बिकम्स फ्लैट बिकॉज, छोटे बच्चे जो प्री स्कूल में जा रहे हैं उनका पेट बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाता है, क्यों? फैट लेयर इंक्रीज, वसा बढ़ती है, वसा बढ़ती तो मोटे हो जाते, तोंद बाहर आ जाती, पेट बाहर आ जाता है ना, तो ये तो नहीं है। मसल्स अराउंड अब्डोमेन बिकम फर्म, पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, बिल्कुल सही, पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो वो ऐसे पतली लगती हैं, फ्लैट लगती हैं। बच्चा खाना छोड़ देता है, नहीं, बोन्स स्ट्राइक करती है, नहीं, हड्डियां सुकड़ती है, नहीं, तो मसल्स अराउंड अब्डोमेन बिकम्स फर्म, पेट की मांसपेशियां मजबूत हो जाती है तो ऐसे लगता है कि पतले हैं, स्ट्रेट है, फ्लैट है।
चिल्ड्रन नीड रेगुलर मील्स एंड स्नैक्स बिकॉज बच्चे को नियमित भोजन व नाश्ते की आवश्यकता क्यों होती है? दे ईट स्मॉल अमाउंट एट अ टाइम, वे एक बार में कम खाते हैं। दे लाइक वैरायटी, उन्हें विविधता पसंद है। दे आर ऑलवेज हंग्री, वो हमेशा भूखे रहते हैं। स्नैक्स रिप्लेस मील्स, नाश्ता भोजन का स्थान लेता है। स्नैक्स रिप्लेस मील्स, कुछ इसका बन नहीं रहा क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उनको रेगुलर मील्स और स्नैक्स क्यों चाहिए? ठीक है, क्योंकि स्नैक्स मील्स को रिप्लेस कर देती हैं। ये क्या मतलब हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हमेशा भूखे रहते हैं वो, ये क्या मतलब हुआ? बच्चे हैं, नीड्स है होंगी तो उनको वैरायटी चाहिए, नहीं, ये भी कुछ मतलब नहीं बैठ रहा। दे ईट स्मॉल अमाउंट्स एट अ टाइम, हाँ वो एक ही बार में थोड़ा कम खाते हैं तो उनको थोड़े थोड़े टाइम पे हमें प्रॉपर खाना देने चाहिए। ठीक है जी। दे नीड रेगुलर मील्स एंड स्नैक्स, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा खाते हैं। Which factor improves posture and balance in preschoolers? प्री-स्कूल आयु में किस कारण बच्चे की मुद्रा और संतुलन बेहतर होता है? मोर बॉडी फैट, अधिक वसा है, बहुत ज्यादा फैट हो बच्चे की बॉडी पे तो अच्छा होता है पोस्टर, नहीं। मसल ग्रोथ प्लस बोन डेवलपमेंट प्लस नर्वस सिस्टम मेच्योरिटी, मांसपेशी हड्डी व तांत्रिक तंत्र का विकास। ठीक है, ये सारी चीजों का विकास होता है तो वो उनका पोस्टर और बैलेंस इंप्रूव होता है। मसल ग्रोथ होती है, बोन की डेवलपमेंट होती है और नर्वस सिस्टम, मांसपेशी हड्डी व तंत्रिका तंत्र का विकास होता है। लेस फिजिकल एक्टिविटी, कम गतिविधियां, अरे भाई छोटे बच्चे जो गतिविधियां करते हैं ना, 2 मिनट नहीं टिक के बैठ सकते। मेरी मम्मी जब मुझे मेरी बचपन की कहानियां सुनाती है ना, तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, आधा घंटा यहाँ बैठी रहेगी ना, तुझे 10 रुपए दूंगी मैं। वो मैं आधा घंटा भी नहीं बैठ पाती थी, उठ जाती थी, इधर उधर फुदकने लग जाती थी। तो क्या होता है, बेसिकली बच्चों से शांति से नहीं बैठा जाता, इधर उधर कूदते रहते हैं। ओवर ईटिंग, अधिक भोजन, नहीं, तो ये बिल्कुल सही है। 99 क्वेश्चन, विच फूड कॉम्बिनेशन बेस्ट मीट प्री स्कूलर्स नीड फॉर, किस किस की नीड? आयरन की, विटामिन ए की और कैल्शियम की। प्री स्कूलर के आयरन, विटामिन ए और कैल्शियम की आवश्यकता हेतु सबसे उपयुक्त भोजन कौन सा है? देख लेते हैं कौन सा है। चिप्स, चॉकलेट एंड ब्रेड, गलत गलत गलत। स्पिनच, मिल्क, मैंगो, बिल्कुल सही। राइस, घी, सॉल्ट, नहीं, बहुत ही ओवर हो जाएगा। नूडल्स एंड बिस्किट्स एंड टी, नूडल्स वैसे गलत है, ये ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, राइस, घी एंड सॉल्ट, इसके अंदर ना सारी चीजें बैलेंस नहीं आ रही, लेकिन स्पिनच में सब्जी आ गई, मिल्क आ गया और फ्रूट आ गया, तो ये बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, which statement best shows the link between nutrition and motor development? पोषण और मोटर विकास के संबंध को सबसे अच्छी तरह कौन दर्शाता है? वेल नरिश्ड चिल्ड्रन लर्न मोटर स्किल्स बेटर, पहला ऑप्शन। न्यूट्रिशन हैज नो रोल इन मोटर स्किल्स, न्यूट्रिशन का मोटर स्किल्स में कोई रोल नहीं है भाई। पहले 2 मिनट रुक जाओ फिर से। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं? न्यूट्रिशन का कोई रोल नहीं है मोटर स्किल्स में, भाई इसको तो पहले ही काट दो, इतना गलत है ये। काट दिया इसको तो हमने पहले वाले ऑप्शन को फिर भी हमने आंसर में लिखा है। ओवर न्यूट्रिशन स्पीड्स मोटर डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा ही खिला दिया, नीड से ज्यादा, तो क्या ज्यादा मोटर डेवलपमेंट होगी? ऐसा कुछ नहीं है ना, रिक्वायर्ड जितना है उतना खिलाना चाहिए। malnourished children perform same as nourished children, कुपोषित व सुपोषित बच्चे समान बच्चों की तरह ही काम करते हैं? नहीं भाई, जो कुपोषित बच्चे होते हैं, कुपोषित बच्चे बीमार रहते हैं, अच्छे से काम नहीं कर पाते, उनकी इतनी एफिशिएंसी नहीं होती। डी भी कट गया, सी भी कट गया, बी भी कट गया, तो क्या बचा? ए, कि वेल नरिश्ड चिल्ड्रन लर्न मोटर स्किल्स बेटर, सुपोषित बच्चे मोटर कौशल बेटर सीखते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। आज की क्लास, पिछली क्लास पे 50 क्वेश्चंस, आज की क्लास में 50 क्वेश्चंस, तो आपको मैं 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा चुकी हूं।
ठीक है जी, आगे मिलते हैं एक और क्लास के साथ और इम्पोर्टेंट चीजें कवर कराने के लिए। हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज चाहिए तो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300 में मिल जाएंगे। लेवल अप लर्निंग का ये कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि एग्जाम्स की तैयारी के लिए एमसीक्यूज लेने हैं, मिल जाएंगे। अभी तक प्रोजेक्ट नहीं बनाया, प्रोजेक्ट की पीडीएफ लेना चाहो 900 में मिल जाएगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, इसके ऊपर मैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स की वीडियोस डालती रहती हूँ, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। 34,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स है इसमें, सारे के सारे न्यू अपडेट्स मैं इसके अंदर डालती रहती हूँ और पिंड मैसेज में फ्री में बुक्स भी डाली हुई है। ये चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, न्यू वीडियो में मिलते हैं न्यू क्वेश्चंस के साथ और ढेर सारी पढ़ाई के साथ। बहुत ही मेहनत करके मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, आई होप आप ये वीडियोस एक दो बार जरूर देखकर जाओगे और जो जो बातें मैंने आपको हर क्वेश्चन के साथ समझाई है उसको समझ के जाना, क्योंकि टीचर की जो बातें बताई गई होती हैं वो कहीं ना कहीं जरूर काम आती हैं। तो पेपर में हो सकता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना हो, लेकिन इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन हो या जो बातें मैंने बताई हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आपके लिए यूजफुल रहेगा। बाकी आप अगर अपनी तैयारी बहुत अच्छी बहुत बेटर करना चाहते हो कि बिल्कुल ही डाउट ना रहे कि कम मार्क्स आएंगे या ज्यादा, तो आप एमसीक्यूज ले सकते हो, उसमें मैंने चैप्टर वाइज सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर की हुई हैं। अपने फोन में से पढ़ना हो फोन में से पढ़ लेना, उसका प्रिंट आउट करा के पढ़ना हो वो पढ़ लेना, एक दो बार वो एमसीक्यूज पढ़ लोगे तो सारी चीजें दिमाग में फिट कर जाएंगी और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। बाकी आपकी मर्जी, इन क्लासेस से पढ़ना है इन क्लासेस से पढ़ लो, एमसीक्यूज लेने एमसीक्यूज ले लो। थैंक यू सो मच पहली वाली वीडियो पे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। इस वाली वीडियो पे भी ढेर सारा प्यार दे देना, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आए। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। टेंशन मत लो, ओएमआर शीट कैसे भरते हैं, एग्जाम्स के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स सब बताएगी आपकी सिमरन मैम, पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी कवर कराएंगी, तो डू नॉट वरी जब आपकी सिमरन मैम यहाँ पर आए। ठीक है, पिछली बार तो बच्चे 95 मार्क्स लेकर आए हैं एमसीक्यू में, लेकिन इस बार का मेरा टारगेट है बच्चे 98 99 मार्क्स लेकर आए और हो सके तो 100 भी लेकर आए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।